Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in BS series. We are discussing application of tracer technique या हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। एक हमने एप्लीकेशन इसकी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज दूसरी एप्लीकेशन पे बात करते हैं, दैट इज़ एनालिटिकल एप्लीकेशन, और यही हमारे कोर्स का मेन फोकस है। एनालिटिकल एप्लीकेशन की जब स्टूडेंट बात करते हैं तो रेडियो आइसोटोप की दो तरह की एनालिटिकल एप्लीकेशन होती हैं। एनालिटिकल एप्लीकेशन आर ऑफ टू टाइप्स। एनालिटिकल एप्लीकेशन दो टाइप की होती हैं। कौन सी दो टाइप की होती हैं? पहली जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक नॉन रेडियो एक्टिव सैंपल लेते हैं, उस नॉन रेडियो एक्टिव सैंपल को बम्बार्ड करते हैं विथ सम पार्टिकल। जब नॉन रेडियो एक्टिव सैंपल को विथ सम पार्टिकल या रेडिएशन बम्बार्ड करते हैं तो उस नॉन रेडियो एक्टिव सैंपल में रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस हो जाती है, यानी वो नॉन रेडियो एक्टिव जो सैंपल होता है बम्बार्डमेंट के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियो आइसोटोप के अंदर। अब जब वो रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस टेक्निक को एक्टिवेशन एनालिसिस कहते हैं। यानी इन द फर्स्ट टेक्निक नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल इज bombarded by some particle or radiation and converted this sample into radioisotope, and then amount of sample is determined from the activity of this radioisotope. This technique is called एक्टिवेशन एनालिसिस। इस टेक्निक को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनालिसिस कहते हैं। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? सेकंड टेक्निक क्या होती है? सेकंड टेक्निक इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ रेडियो आइसोटोप टू नॉन रेडियो एक्टिव एनालिट। दूसरी टेक्निक में हम ये करते हैं कि हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव सैंपल होता है, उसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐड कर देते हैं। एडेड आइसोटोप जो होता है, एडेड radioactive component is as nearly identical to analyte as possible। यानी जो हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप नॉन रेडियोएक्टिव एनालिट में ऐड करते हैं वो केमिकली ऑलमोस्ट एनालिट जैसा ही होता है। स्टूडेंट, इस टेक्निक्स के अंदर बहुत सारे मेथड इन्वॉल्व हैं जिसको हम कहते हैं आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, रेडियो क्रोमेटोग्राफी, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडियो रिलीज मेथड, रेडियो अमीनो एसिड है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? एक्टिवेशन एनालिसिस होगा। तो एक्टिवेशन एनालिसिस पे बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है। ऐसा एनालिसिस जिसमें नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल को कन्वर्ट किया जाए रेडियोएक्टिव फॉर्म में by bombarding particle or radiation, and then emitted radiation of this radioactive sample are monitored and used for qualitative and quantitative analysis. Such analysis is called activation analysis. ऐसे एनालिसिस को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनालिसिस कहते हैं। यानी हमारे पास एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? एक्टिवेशन एनालिसिस में हम नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल को एक्टिवेट कर देते हैं बाय बम्बार्डिंग रेडिएशन और पार्टिकल। जब वो नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल एक्टिवेट हो जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अब ये अनस्टेबल रेडियोएक्टिव सैंपल रेडिएशन या पार्टिकल एमिट करेगा, उनकी एनर्जी मेजर कर लेंगे, उनकी एक्टिविटी मेजर कर लेंगे, जिससे हम क्वालिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बम्बार्डेड पार्टिकल, नॉर्मली एक्टिवेशन एनालिसिस तीन टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड दैट इज मेजर टाइप ऑफ एनालिसिस।
In the neutron activation analysis, non-radioactive sample is bombarded by neutron for the activation, for the conversion into radioactive form. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करके उसको रेडियोएक्टिव फॉर्म में लाया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। दूसरी टाइप को होती है स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल एक्टिवेशन एनालिसिस। चार्ज पार्टिकल एक्टिवेशन एनालिसिस में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, लाइक बीटा पार्टिकल, लाइक प्रोटॉन, उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उसको हम यूज कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल को यूज करते हैं टू कन्वर्ट नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल इनटू रेडियोएक्टिव फॉर्म। यानी इस एनालिसिस में हम सैंपल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, किसकी बम्बार्ड करते हैं, सैंपल के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं चार्ज पार्टिकल की, in order to activate the sample, in order to convert the non-radioactive sample into radioactive form. Such analysis is called charge particle activation analysis. इस केस में नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल को रेडियोएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो बम्बार्डिंग पार्टिकल यूज कर सकते हैं, वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, वो बीटा पार्टिकल हो सकते हैं, वो प्रोटॉन हो सकते हैं। स्टूडेंट तीसरी टाइप का हमारे पास एक्टिवेशन एनालिसिस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोटॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इन द फोटॉन एक्टिवेशन एनालिसिस gamma rays are used in order to induce activity, radioactivity in non-radioactive sample. फोटॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में हम नॉन रेडियोएक्टिव सैंपल को रेडियोएक्टिव सैंपल में कन्वर्ट करने के लिए जो स्ट्राइकिंग मीडियम यूज करते हैं वो गामा रेज होती हैं। यानी गामा रेज की स्ट्राइक करते हैं, गामा रेज को हिट करते हैं ऑन टारगेट मटेरियल, उस टारगेट मटेरियल का न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है हायर एनर्जी स्टेट पे, और फिर जब वो रिलैक्स होगा वहाँ से वापस आएगा, जो रेडिएशन या जो वो पार्टिकल एमिट करेगा उसको हम मेजर कर देते हैं, उसको कहते हैं फोटॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। स्टूडेंट ये एक्टिवेशन एनालिसिस को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था सी एविसे एंड एच लीवी ने डेनमार्क के अंदर 1936 के अंदर। तो स्टूडेंट हमारा मेन फोकस जो होगा वो किसके ऊपर होगा, वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के ऊपर होगा। तो आइए देखते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है। स्टूडेंट बात करते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है। ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जिसमें हम रेडियोएक्टिव एमिशन को मॉनिटर करें, ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जिसमें हम रेडियोएक्टिव एमिशन को मॉनिटर करें फ्रॉम ए सैंपल जिसको एक्टिवेट किया हो बाय बम्बार्डिंग विद न्यूट्रॉन, बाय बम्बार्डिंग विद न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। उसको न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कहते हैं। स्टूडेंट ये एक डेफिनेशन है इसकी। क्या डेफिनेशन है? एनालिटिकल टेक्निक इन विच radioactive emission are monitored from a sample that has been activated by bombarding with neutron is called neutron activation analysis. उसको न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कहते हैं। स्टूडेंट, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज रेडियो केमिकल मेथड फॉर एनालिटिकल पर्पस। ये एनालिटिकल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला रेडियो केमिकल मेथड है। या स्टूडेंट इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनालिटिकल टेक्निक इन विच न्यूट्रॉन आर यूज्ड, एनालिटिकल टेक्निक इन विच न्यूट्रॉन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अनस्टेबल न्यूक्लियस, एनालिटिकल टेक्निक इन विच न्यूट्रॉन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अनस्टेबल न्यूक्लियस and then emission of radiation or particle from this unstable nucleus
is monitored and then used for analysis. Such technique is called what? Activation analysis. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस. चूंकि इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो किसको यूज कर रहे हैं? न्यूट्रॉन को यूज कर रहे हैं. इसमें हम जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो न्यूट्रॉन को यूज कर रहे हैं. अब स्टूडेंट याद रखना, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एंड एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप. एनर्जी और सोर्स की बेस पे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस 4 टाइप के होते हैं. एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं RNAA. RNAA का क्या मतलब है? रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस. थर्मल न्यूट्रॉन विद एनर्जी ऑफ 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are used in this technique in order to induce radioactivity in the sample. यानी रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में हम वो न्यूट्रॉन यूज करते हैं सैंपल की एक्टिवेशन के लिए जिसकी एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो. अब स्टूडेंट दूसरी टाइप का होता है, ऐसा हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, INAA. इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है? इस केस के अंदर कोई इंटरफेयरिंग कंपाउंड नहीं होता. नो इंटरफेयरिंग कंपाउंड आर प्रेजेंट इन दिस केस. इसमें हमारे पास जो न्यूट्रॉन का सोर्स होता है इंस्ट्रूमेंट से प्रोडक्शन की जाती है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से कहा जाता है. तीसरी टाइप का हमारे पास जो होता है ENA, एपिथर्मल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस. इसमें न्यूट्रॉन विद एनर्जी ग्रेटर देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किए जाते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सैंपल. यानी एपिथर्मल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो उनको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन द सैंपल. फिर स्टूडेंट चौथी टाइप होती है उसे हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस. फास्ट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में क्या होता है? कैसे न्यूट्रॉन यूज किए जाते हैं जिनकी एनर्जी 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो. न्यूट्रॉन यूज्ड हैव एनर्जी ग्रेटर देन 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट in order to induce radioactivity in the sample. Such analysis is called fast neutron activation analysis. तो ये सोर्स और एनर्जी की बेस पे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की 4 डिफरेंट टाइप हुई. अब स्टूडेंट मैं प्रिंसिपल पे बात करता हूं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है. हमें पता है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियर पार्टिकल होता है जिसका यूनिट मास होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता. कि न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियर पार्टिकल विद यूनिट मास एंड नो चार्ज. दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन. न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियाई इंटरेक्ट करती हैं. कहते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर फिशन. फिशन में क्या होता है? बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, 2 छोटे डाटर न्यूक्लियाई में साथ कुछ पार्टिकल निकलते हैं और ये पार्टिकल मोस्टली न्यूट्रॉन होते हैं. अब नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली सैंपल इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन फॉर अ पीरियड दैट इज इक्वल टू एट लीस्ट 1 and sometime several half lives of radioactive product. स्टूडेंट पॉइंट को समझना. इसमें क्या होता है? सैंपल होता है, सैंपल को बम्बार्ड करते हैं विद न्यूट्रॉन. उस सैंपल को न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डिंग करने से जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा उसका जितना हाफ लाइफ होता है, तो इस सैंपल को उतने टाइम के लिए कम से कम बम्बार्ड करते हैं या सम टाइम सेवरल हाफ लाइफ टाइम तक भी बम्बार्ड करते हैं. 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ तक भी हम बम्बार्ड करते हैं. तो क्या हम कहेंगे स्टूडेंट कि नॉर्मली इन दिस टेक्निक सैंपल इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन फॉर अ पीरियड, फॉर अ टाइम दैट इज इक्वल टू at least one and in some cases several half lives of radioactive प्रोडक्ट. रेडियो न्यूक्लियाइड प्रोडक्ट जो होता है
उसकी जितनी हाफ लाइफ होती है कम से कम एक हाफ लाइफ के बराबर हमेशा न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, या सम टाइम 2, 3, 4, 5 हाफ लाइफ टाइम के बराबर भी इसे बम्बार्ड किया जाता है। ऐसा करने के बाद सैंपल इज अलाउड टू डिके फॉर फिक्स पीरियड। सैंपल को कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है ताकि उससे जो फजूल चीजें एमिट होती हैं वो एमिट हो जाएं। सैंपल इज अलाउड टू डिके फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द मेजरमेंट आर मेड। एक्चुअल मेजरमेंट करने से पहले इस जो न्यू रेडियो एक्टिव सैंपल है इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है ताकि ये डिके हो, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इंटरफेरेंसेस विथ शॉर्ट हाफ लाइफ एंड इन ऑर्डर टू मेक द सैंपल लेस हजार्डियस। टेक्निकल पॉइंट है कि हम जो सैंपल होता है उस सैंपल को बम्बार्ड करेंगे न्यूट्रॉन के साथ, कम से कम एक हाफ लाइफ ऑफ रिजल्टेंट रेडियो न्यूक्लाइड प्रोडक्ट या बाद दफा एक से ज्यादा हाफ लाइफ के बराबर टाइम उसको हम बम्बार्ड करेंगे। फिर इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड जो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के नतीजे में बना, इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे इन ऑर्डर टू व्हाट डिक्रीज द इंटरफेरेंसेस विथ शॉर्ट हाफ लाइफ्स। जो फजूल चीज़ें इसमें साथ एक्टिवेट हो गई हैं ताकि वो डिके हो जाएं और ताकि लेस हजार्डियस ये हो जाए। एक्चुअल मेजरमेंट से पहले इसको कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं। स्टूडेंट, आइदर बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन आर emitted आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई। जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई होता है जब वो अपनी लोअर स्टेट में आता है तो वो या तो बीटा पार्टिकल एमिट करता है या गामा रेडिएशन एमिट करता है। याद रखना मोस्टली गामा रेज आर प्रेफर टू मेजर। गामा रेज प्रेफर की जाती हैं मेजर करने के लिए क्योंकि उसकी मेजरमेंट बीटा पार्टिकल के मुकाबले में निस्बतन आसान होती है और वो थोड़ी सी बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। अब स्टूडेंट, जब हम किसी सैंपल को बम्बार्ड करेंगे विद न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन डिफरेंट तरीकों से इंटरेक्ट कर सकता है विद टारगेट मटेरियल। तो इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विद टारगेट मटेरियल, जब हम न्यूट्रॉन को टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो ये न्यूट्रॉन 3 मुख्तलिफ तरीकों से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा विद द टारगेट सैंपल, विद द टारगेट मटेरियल। वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला इलास्टिक स्कैटरिंग, दूसरा है इनइलास्टिक स्कैटरिंग, तीसरा है कैप्चर रिएक्शन। तो स्टूडेंट, पहले बात करते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है? न्यूट्रॉन कोलाइड करता है विद टारगेट न्यूक्लियस एंड इज स्कैटर्ड, और स्कैटर्ड हो जाता है। अब क्या होता है, मेरे पास ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करके फिर क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड एंगल ऑफ कोलिजन, कि टारगेट न्यूक्लियाई का साइज क्या है और एंगल क्या है, न्यूट्रॉन का कोलिजन का एंगल क्या है, किस एंगल पे वो हिट कर रहा है, ए वेरी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लॉस्ट। यानी जो बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन होगा वो जब सैंपल न्यूक्लियाई को स्ट्राइक करेगा तो वो कितनी एनर्जी लॉस करेगा, ये मुख्तलिफ एनर्जी लॉस करेगा। ये बात 2 बातों पे डिपेंड करेगी कि जो टारगेट न्यूक्लियाई है उसका साइज क्या है और जो बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन है वो किस एंगल से टारगेट न्यूक्लियाई को स्ट्राइक कर रहा है। इस बेस पे मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, लॉस करेगा। जो एनर्जी लॉस करेगा तो ये एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी में ऐड होगी। दिस लास्ट एनर्जी इज एडेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब टारगेट न्यूक्लियस ये एनर्जी गेन करके एक्टिवेट हो जाएगा। अगर टारगेट न्यूक्लियस का मास कम है, लाइक हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, कार्बन है, तो कंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन may be lost in the collision। अगर हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई का मास कम है, साइज छोटा है, तो फिर बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन की काफ़ी एनर्जी ये न्यूक्लियाई अब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन काफ़ी सारी एनर्जी लॉस कर लेगा।
यही वजह है कि लो mass material like normal water or heavy water are used by fission, are used to reduce the kinetic energy of fast neutron produced by fission in a nuclear reactor. This process is known as thermalization. इस प्रोसेस को थर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसमें फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी कोई मटेरियल एब्जॉर्ब कर ले। तो ये स्टूडेंट पहला तरीका होता है जिससे न्यूट्रॉन मटेरियल से इंटरेक्ट करता है। तो मैं आपके लिए फिर रिपीट कर देता हूं। हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे सैंपल न्यूक्लियाई के ऊपर, न्यूट्रॉन उसको स्ट्राइक करके स्कैटर्ड हो जाएगा। न्यूट्रॉन कुछ पोर्शन अपनी एनर्जी इस टारगेट न्यूक्लियाई को दे देगा। कितनी एनर्जी देगा ये डिपेंड करेगा कि उसका साइज कितना है टारगेट न्यूक्लियाई का और किस एंगल पे स्ट्राइक किया है, किस एंगल पे स्ट्राइक किया है। स्टूडेंट अगर टारगेट न्यूक्लियाई का लो मैस है, लाइक प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, कार्बन है, तो बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन काफी एनर्जी लॉस कर लेगा। बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन की काफी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इसीलिए लो मैस मटेरियल लाइक वाटर, लाइक हैवी वाटर इन ड्यूट्रियम ऑक्साइड, लाइक इनको यूज किया जाता है टू रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द फिशन प्रोसेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इस प्रोसेस को यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन बाय मटेरियल इज कॉल्ड थर्मलाइजेशन। इसको हम थर्मलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट दूसरी टाइप की जो इंटरेक्शन होती है न्यूट्रॉन की टारगेट मटेरियल के साथ, उसको इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग में न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियाई को स्कैटर्ड ऑफ कर देता है, वो टारगेट न्यूक्लियाई को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। कैन इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूट्रॉन स्कैटर्ड ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट एटम ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड एक्साइट द न्यूक्लियस टू वन ऑफ इट्स हायर एनर्जी लेवल। अब स्टूडेंट यहां पे क्या होता है, इस केस में जब बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा टारगेट न्यूक्लियाई को स्कैटर्ड करेगा, एटम के टारगेट न्यूक्लियाई को स्कैटर्ड करेगा और अपनी एक पार्ट एनर्जी का उस टारगेट न्यूक्लियाई को ट्रांसफर कर देगा, जिससे वो टारगेट न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अब टारगेट न्यूक्लियाई जो एक्सेस ऑफ एनर्जी को डेसिपेट करेगा बाय एमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करके फिर इनको यूज करेंगे फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जबकि मेरे पास जो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसमें एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई न्यूक्लियर एमिशन करेगा, जबकि इनइलास्टिक स्कैटरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो स्टूडेंट तीसरी टाइप का इंटरेक्शन होता है, उसे कहते हैं कैप्चर रिएक्शन। क्या होता है? कैप्चर रिएक्शन। कैप्चर रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट। कैप्चर रिएक्शन न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट में हाई फ्रीक्वेंसी अक्कर होने वाला, यानी ज्यादातर अक्कर होने वाला फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में इनकमिंग न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब और कैप्चर बाय टारगेट न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में जो बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन होता है उसको टारगेट न्यूक्लियाई कैप्चर कर लेता है, टारगेट न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब कर देता है, जिससे एक न्यू न्यूक्लियाइड बनती है, जिससे एक न्यू न्यूक्लियाइड बनता है जो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर पेरेंट न्यूक्लियाई से एक यूनिट बढ़ जाता है। जब मैस नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, न्यूक्लियर होल्डिंग फोर्स, एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया अब कम हो जाएगी, तो ये न्यूक्लियाई क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा, मतलब रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट एनर्जी इम्पार्टेड टू द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बाय द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू sum of kinetic energy of neutron and binding energy of neutron in the product nuclei। अब याद रखिएगा कितनी एनर्जी ये जो एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन हुआ है, जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ है, ये टारगेट न्यूक्लियाई को कितनी एनर्जी देगा। ये जो एनर्जी उसे प्रोवाइड करेगा ये दो एनर्जी के बराबर होगी, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी और जितनी न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग के दौरान इसकी एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी सारी टारगेट न्यूक्लियाई को मिलेगी। यानी एनर्जी इम्पार्टेड बाय एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन टू द टारगेट न्यूक्लियाई इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी इन द टारगेट न्यूक्लियाई। स्टूडेंट याद रखना, अब क्या होगा, ये जो एक्सेस एनर्जी इम्पार्ट हुई
दिस इंपार्टेड एनर्जी एक्साइट द न्यूक्लियस टू हायर एनर्जी लेवल। अब ये इंपार्टेड एनर्जी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई को हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा। ये न्यूक्लियाई जब अनस्टेबल होगा तो ये रिलैक्सेशन के दौरान, ये डी एक्साइटेशन के दौरान, डी एक्टिवेशन के दौरान एमिट करेगा न्यूक्लियर पार्टिकल आर रेडिएशन, न्यूक्लियर पार्टिकल आर रेडिएशन। स्टूडेंट याद रखना, अगर काफी एनर्जी इस न्यूट्रॉन ने प्रोवाइड की होगी तो एक से ज्यादा टाइप की एमिशन हो सकती है, एक से ज्यादा टाइप की एमिशन हो सकती है, यानी अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या गैमा रेडिएशन सिमल्टेनियसली भी एमिट हो सकती हैं। अगर if radiochemical decay of product radionuclide is exoergic, exoergic वो होता है जिससे रेडिएशन निकले। अगर रेडियोकेमिकल डीके जो प्रोडक्ट न्यूक्लाइड है वो एक्सोअर्जिक है, डीके स्पॉन्टेनियसली होगा, खुद होगा। अगर रिएक्शन एंडोअर्जिक है फिर क्या होगा, डीके उसी वक्त होगा जब इंसिडेंट न्यूट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी न्यूक्लाइड को ट्रांसफर करे, यानी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के नतीजे में जो रेडियो न्यूक्लाइड बनेगा, अगर उसका डीके एक्सोअर्जिक हो, उसके डीके के दौरान एनर्जी रिलीज हो, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। अगर वो एंडोअर्जिक हो, उसका डीके एंडोअर्जिक हो, यानी आम हालात में उसकी डीके उस वक्त हो जब उसको हम एनर्जी दें, जो टारगेट न्यूक्लियाइड से रेडियो न्यूक्लाइड बनेगा उसका डीके एंडोअर्जिक हो, तो फिर डीके उस वक्त होगा जब इंसिडेंट न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी इंपार्ट करे इस टारगेट न्यूक्लाइड पे, अदरवाइज नहीं होगा। स्टूडेंट याद रखना, कैप्चर रिएक्शन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कैप्चर रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लाई के टारगेट न्यूक्लाई कितने हैं इस पे डिपेंड करता है। कैप्चर रेट ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, हर न्यूक्लाई का न्यूट्रॉन को कैप्चर करने की खास सलाहियत होती है, उस पर डिपेंड करेगा। कैप्चर रेट ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, टारगेट न्यूक्लाई का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। स्टूडेंट याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड, के पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितने न्यूट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। इन सारी बातों को हम इक्वेशन में लिख सकते हैं कि एक्टिविटी इसे स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं, या एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसके बराबर होगा, n इंटू फाई इंटू सिग्मा इंटू एफ इंटू एस। स्टूडेंट इसमें n0 क्या एक्टिविटी है, अब स्टूडेंट n क्या है, नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लाई। स्टूडेंट ये फाई क्या है, न्यूट्रॉन फ्लक्स, न्यूट्रॉन फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया जाएगा। अब स्टूडेंट ये सिग्मा क्या है, ये कैप्चर क्रॉस सेक्शनल, कैप्चर क्रॉस सेक्शन इसे कहते हैं, या इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट एफ क्या है, एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन, के न्यूट्रॉन कितनी तादाद में आ रहे हैं। अब स्टूडेंट एस क्या है, इसको हम सैचुरेशन फैक्टर कहते हैं, इस क्या है, इसको हम सैचुरेशन फैक्टर कहते हैं, इसकी कांस्टेंट वैल्यू हुआ करती है। अब स्टूडेंट याद रखना, इक्वेशन 1 को अगर मैं रीअरेंज करूं तो n के साथ ये सारी चीजें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। अब स्टूडेंट n क्या है, नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, टारगेट न्यूक्लाई की तादाद, नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ न्यूक्लाई बराबर होता है मोर इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोर इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट यहां पे मोल क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, तो ये जो n की वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। इक्वेशन 3 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 के अंदर, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, मेरे पास बनेगा n के बजाय मैं लिखूंगा W डिवाइडेड बाय m इनटू n है इक्वल टू एक्टिविटी डिवाइडेड बाय फाई इनटू सिग्मा एफ एस। अब स्टूडेंट देखना, ये यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, W इक्वल टू n0m डिवाइडेड बाय n है फाई सिग्मा एफ इनटू एस। ये वो इक्वेशन है जिससे हम वेट ऑफ
ये वो इक्वेशन है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं वेट ऑफ टारगेट न्यूक्लियाइड जो कन्वर्ट हो चुकी थी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड के अंदर। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड का वेट फाइंड करेंगे। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड के वेट से हम टारगेट का वेट फाइंड कर सकते हैं। इस तरह इस इक्वेशन को हम यूज करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब स्टूडेंट यहां पे क्या है, यहां पे m मोलर मास है टारगेट न्यूक्लियाई का और n एवोगाड्रो नंबर है। तो ये स्टूडेंट प्रिंसिपल था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का। ये था मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विद द टारगेट मटेरियल। तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की जो मेथड होता है उसकी दो टाइप हुआ करती हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेथड, एक को कंपैरेटिव मेथड कहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस पर बात होगी, अगले सेशन में उस पर बात होगी। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, फिर इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे, फिर इसी तरह दूसरी ट्रेसर टेक्निक पे भी बात होगी। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप केमिस्ट्री लर्नर हैं, ये एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन कोर्स है आपके पास, मैं आपके लिए ब्रीफ समरी करता हूँ, इसकी बहुत डिटेल है जो मैं आपको रिकमेंडेड बुक बता दूंगा, वहां से आपने इसे स्टडी कर लेना है। ये आपको ब्रीफ समरी आपको करके देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाए, तो आप खुद भी सीखें इसको और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको बेसिक से लेकर एडवांस केमिस्ट्री क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।